हाय दोस्तों, SGS ऑक्सफोर्ड हायर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आपका फिर स्वागत है। आज कक्षा 12th के भौतिक विज्ञान के अध्याय फर्स्ट वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र के संबंध में ये मेरा 5वां लेक्चर है। इससे पहले मैं 4 लेक्चर करा चुका हूँ। मुझे आशा है कि मेरे द्वारा जो इस विषय से संबंधित जो डाले गए चारों लेक्चरों को आप ठीक तरीके से देख चुके होंगे। जिन छात्रों ने अभी तक मेरे जो 4 लेक्चर हैं, 4 वीडियो हैं, वो नहीं देखी हैं, उनसे मेरा विशेष अनुरोध है कि कृपया पहले वो मेरे द्वारा पढ़ाई गई वो 4 वीडियो को देखें, तब जाकर के इस वीडियो का ये अंक समझ में आएगा। आज का जो विषय वस्तु होगा वो है कूलाम का नियम, और ये नियम काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बल्कि इसे विद्युतीय विज्ञान यानी भौतिक विज्ञान की वैद्युतिक विज्ञान का एक अंग माना जाता है, आधार माना जाता है। ये परीक्षा के लिहाज से काफ़ी उपयोगी है, और ये विज्ञान यानी भौतिक विज्ञान का जो इलेक्ट्रॉनिक फिजिक्स है उसका आधार भी माना जाता है। तो चलिए आइए आज हम कूलाम के नियम पर विस्तार से चर्चा करते हैं। देखिए क्या होता है कूलाम का नियम, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। तो देखो, मान लीजिए ये 2 बिंदु आवेश हैं, और बिंदु आवेश के बारे में मैं पहले डिफाइन कर चुका हूँ पहली वाली वीडियो में। ये जो बिंदु आवेश हैं और ये एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हैं, यानी इन दोनों के मध्य जो दूरी है वो r दूरी है, एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हैं। यहाँ पे मान लो Q1 आवेश है और यहाँ पे स्थित है Q2 आवेश, ठीक है। इन दोनों के मध्य r दूरी है, तो इन दोनों के मध्य लगने वाला जो वैद्युत बल है वही कूलाम जो वैज्ञानिक थे उन्होंने प्रतिपादित किया था। उन्होंने बताया था कि सबसे पहले हम इसकी डेरिवेशन बनाएंगे। देखो, माना 2 बिंदु आवेश Q1 तथा Q2 एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हैं। डेरिवेशन समझ में आ गई। माना Q1 और Q2 एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हैं, तो दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला बल वैद्युत बल कहलाएगा। सिंपल सी बात है, दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला बल वैद्युत बल कहलाएगा। ये डेफिनेशन हो गई। सॉरी, इसको डब्बे में बंद कर लो। दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला बल वैद्युत बल कहलाएगा। अब थोड़ी देर के लिए इसे ढक लो। लगने वाला बल, पहली कंडीशन, आगे पढ़ा रहा हूं, इसको ढक लीजिए थोड़ी देर के लिए। लगने वाला बल, इसे भूल जाइए। दोनों आवेशों के गुणनफल, दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, ठीक, अनुक्रमानुपाती
यानी एफ प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2, ये समीकरण हो गया तुम्हारा पहला। क्लियर हुआ? तो कूलाम के नियम में क्या कहा गया है कि जब दोनों आवेशों के मध्य जो बल लगेगा, दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होगा। पहला पॉइंट याद रखना है। दूसरा, तथा उन आवेशों की बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसमें बताया गया है कि दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसे F प्रोपोर्शनल टू 1/r², ये समीकरण कहलाएगा तुम्हारा 2। क्लियर हुआ? ये समीकरण हो गया तुम्हारा 2 हो गया। अब हमें क्या करना है? देखो, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, समीकरण 1 और समीकरण 2 से यानी दोनों को जोड़ दो। तो अब हम क्या करेंगे? देखो, F प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2/r², यानी Q1 इंटू F तो एक जैसी है तो एक F ले ली। देखो, Q1 इंटू Q2 आ गया ऊपर, लेकिन बटे में r² नीचे आ गई। क्लियर हुआ? अब हमें क्या करना है? अब देखो, प्रोपोर्शनल टू को हटाएंगे, F इज टू यहाँ K ले लेंगे, यानी कांस्टेंट। ठीक है, Q1 इंटू Q2/r², ये तुम्हारा फॉर्मूला निकल के आ गया। यानी ये हो गया फॉर्मूला जो तुम्हें याद रखना है। यहाँ लिख सकते हो, जहां के नियतांक है। यहाँ के क्या है? के एक नियतांक है, कांस्टेंट है। ठीक, और कांस्टेंट का एक निश्चित रूप से पर्टिकुलरली एक मान होता है, एक फिक्स मान होता है। ऐसे ही इस के का भी मान है। तो ये समझ में आ गया होगा। यानी माना दो बिंदु आवेश एक दूसरे से Q1 और Q2 हैं और जो r दूरी पर स्थित हैं। अगर दो बिंदु आवेश एक दूसरे से r दूरी पर स्थित होंगे तो उनके मध्य जो बल लगेगा वो दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होगा। अनुक्रमानुपाती का मतलब रिलेटिव का मतलब होता है कि अगर Q1 और Q2 की मात्रा बढ़ाई जाएगी तो सिंपल सी बात है बल की मात्रा भी बढ़ेगी। अगर Q2 और Q1 की मात्रा घटाई जाएगी तो सिंपल सी बात है F की मात्रा यानी जो बल है, बल की मात्रा भी घटेगी। तो कुल मिला के ये है कि इनका सीधा संबंध Q1 और Q2 का जो गुणनफल आएगा उसका सीधा संबंध होगा F से। यानी उनके मध्य जो लगने वाला बल है उसका संबंध सीधा Q1 और Q2 के गुणनफल से है। बात समझ में आई? सीधा संबंध है। यानी F बढ़ेगा तो Q1 Q2 बढ़ेंगे, Q1 Q2 का गुणनफल बढ़ेगा तो F बढ़ेगा ऑटोमेटिक। अगर इन दोनों में से कोई घटेगा तो सिंपल सी बात है एक दूसरे घटेगा। ठीक है, देखो ये व्युत्क्रमानुपाती है R। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है कि उल्टा संबंध होना। अगर R बढ़ेगी, अगर R बढ़ती है तो F कम होगा, अगर F बढ़ता है तो R कम होगी, यानी उल्टा संबंध होगा। देखो अनुक्रमानुपाती का संबंध होता है एकदम सीधा। ये बढ़ेगी एक राशि x बढ़ रही है तो निश्चित रूप से y भी बढ़ेगी। अगर y घट रही है तो फिर x भी घटेगी, यानी ये संबंध होता है। ठीक,
लेकिन व्युत्क्रमानुपाती में क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती में ये होता है अगर x बढ़ रही है तो y निश्चित रूप से घटेगी। ठीक, ये उल्टा संबंध होता है। क्लियर हुआ ना? इसको साफ करो एक को, अब समझ में आया होगा। ठीक, अब देखो x बढ़ रही है यहाँ पे तो y घट रही है, y बढ़ेगी तो x घटेगी, ऐसे ही x बढ़ेगी तो y बढ़ेगी, y बढ़ेगी तो x घटेगी। तो ये इन दोनों में अगर गुणनफल बढ़ता है, q1 आवेशों, दोनों आवेशों का गुणनफल बढ़ता है तो बल बढ़ेगा, और बल बढ़ेगा तो आवेशों का गुणनफल बढ़ेगा। ऐसे ही यहाँ है, देखो अगर F घटेगा तो R बढ़ेगी, दूरी बढ़ेगी, अगर दूरी घटेगी तो बल बढ़ेगा। अब देख लो यहाँ पे पर्टिकुलर तरीके से देखो, सिंपल सी बात है कि अब देखा जाए अगर हमें इन दोनों के बीच की दूरी कम कर देते हैं, इन दोनों को यहाँ पे ले आते हैं, इसे यहाँ ले आएं और इसे यहाँ ले आएं, तो दूरी कम हो जाएगी। दूरी कम हो गई तो बल की मात्रा बढ़ेगी। क्लियर हुआ? अगर मैं दूरी को बढ़ा के यहाँ कर देता हूँ, ठीक है, दूर और ज़्यादा कर देता हूँ, तो दूरी बढ़ने पर बल की मात्रा कम हो जाएगी। तो ये अनुक्रमानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती का ये आ गया। तो ये तुम्हारा एक संबंध निकल के आ गया। अब देखो इससे आगे, अब देखो ये देख लिया होगा, चलिए देखिए, अभी आपको बताया था मैंने F बराबर K Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये फॉर्मूला बताया था, जहाँ K एक नियतांक है। तो देखो K बराबर यहाँ पे हम 1/4 एप्सिलॉन 0 भी लगाते हैं। ठीक है, तो K बराबर ये है। तो देखो यहाँ क्या हो जाएगा, F बराबर 1/4 एप्सिलॉन Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक, तो ये फॉर्मूला आ गया निकल के, यानी K की जगह पे 1/4 एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन 0, एप्सिलॉन नॉट बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जहां एप्सिलॉन निर्वात की विद्युतशीलता है। एप्सिलॉन क्या है, यहाँ निर्वात की या वायु की अनुपस्थिति में निर्वात की यानी कि वैद्युतशीलता है। एप्सिलॉन का मान भी होता है, एप्सिलॉन का मान नोट कर सकते हो 8.854 इंटू 10⁻⁻12, ये इसका मान होता है। अब देखो वैसे तो इसका भी मान होता है 9 इंटू 10⁻9 लगा सकते हो, इसका भी मान होता है। तो यहाँ ये फॉर्मूला हमारा क्या बन जाएगा, 9 इंटू 10⁻9 इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला तुम्हारा निकल के आया। क्लियर हुआ? तो ये तुम्हारा फॉर्मूला क्लियर हो गया। अब देखो, अब इसके मात्रक की बात करेंगे। देखो मात्रक क्या होगा, वैसे तो मात्रक निकालेंगे तो देखो इसका मात्रक क्या होगा, इसका मात्रक होता है हमारा कूलाम, तो ये हो जाएगा कूलाम स्क्वायर प्रति, ये क्या हो जाएगा, ये होगा मीटर स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मात्रक। ये क्लियर हो गया तुम्हारा यहाँ पे, चलो यहीं छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तुम्हारा डायग्राम क्लियर हो गया। अच्छा, अब इस फॉर्मूले को कभी कभी जैसे बोर्ड की परीक्षाओं में, एक तो ये सिंपल सा तरीका है, कभी कभी क्या है, इसी फॉर्मूले को या इसी सिद्धांत को लेकर के परीक्षा वाला मतलब छलांग मार देता है। इसी फॉर्मूले को ये सदिश के माध्यम से पूछ जाता है। तो देखो सदिश के माध्यम से हम कैसे डिनोट करेंगे ये देख लीजिए। ये मुझे आशा है यहाँ तक समझ में आ गया होगा, इसमें कोई ज़्यादा फेर नहीं है। चलिए, और चाहो तो इसकी एक डेफिनेशन भी बना सकते हो। चलो कूलाम नियम की एक डेफिनेशन बना देते हैं, परिभाषा लिख लो, लास्ट टॉपिक है छूटते समय, परिभाषा। देखो दो बिंदु
दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला वैद्युत बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती के बराबर होता है। ठीक, यानी दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला जो वैद्युत बल है दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके मध्य की जो दूरी है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसी को हम कूलाम का नियम कहते हैं। तो यहाँ तक तुम्हारी क्लियर हो गया। अब चलिए मैं थोड़ी स्थित सदिश पे चर्चा करता हूँ कि इसी नियम को लेकर के स्थित सदिश के रूप में कैसे प्रदर्शित किया जाए। चलिए वो और देख लेते हैं एक बार। देखो क्योंकि बोर्ड परीक्षा में ज़्यादातर स्थित सदिश को लेकर के हो सकता है कि क्वेश्चन बन जाए। वही कूलाम का नियम ही है, कूलाम का नियम, लॉ ऑफ कूलाम, कूलाम का नियम स्थित सदिश के रूप में। तो सबसे पहले देखो ये एक आवेश है और एक आवेश है ये, यहाँ पर Q1 आवेश है, यहाँ पर Q2 आवेश है, ये B बिंदु है, ये A बिंदु है। ओके, यहाँ पर मान लीजिए एक O बिंदु है। हम क्या करेंगे, इस O बिंदु से इन दोनों को रिलेट करेंगे। यहाँ क्या हो जाएगा R1, इसको यहाँ से डिनोट करेंगे, ये क्या हो जाएगा R2। यहाँ से मैं इसको जोड़ूंगा तो ये क्या होगा R21 इज इक्वल टू R2 माइनस R1। ठीक, अब हमें क्या करना है, देखो Q1 के कारण जो फोर्स लगेगा F21 लगेगा, Q2 के कारण 1 पे फोर्स लगेगा F12 लगेगा। ठीक है ना। तो अब देखते हैं, अब हमें क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है देखो Q1 से Q2 की ओर जाते हुए सदिश वेक्टर यानी सदिश को R21 तथा Q2 से Q1 की ओर जाते वेक्टर को R12 से प्रदर्शित किया गया है। समझिए, देखो ये टॉपिक तो लोप है तुम्हारे में, ये वाला यहाँ से यहाँ तक जो भी लिखा है, सिर्फ आप इसको देख लीजिए। ठीक है, ऊपर वाले को इसको ढक लीजिए।
Q1 से Q2 की ओर जाते हुए सदिश को R21 यानी Q2 से Q1 से Q2 की ओर जाते हुए सदिश वेक्टर को क्या कहेंगे? R2 माइनस 1 यानी R21 कहा जाता है। क्लियर हुआ? अब देखिए, अब हमें क्या करना है देखो, Q1 के कारण Q2 पर उत्पन्न वैद्युत बल F21 तथा Q2 के कारण Q1 पर उत्पन्न वैद्युत बल F12 होगा। ठीक है, तो देखो Q1 से Q2 की ओर स्थित सदिश R21 R2 माइनस R1 Q2 से Q1 की ओर स्थित सदिश R12 इज इक्वल टू R1 माइनस R2 होगा। क्लियर हुआ? ये क्लियर हुआ तुम्हारा? अब देखो, सदिश को उल्लिखित करने के लिए एकांक सदिश में लिखा जाता है। तो अब हमें क्या करना है? देखो क्या करेंगे, यानी R21 कैप है, यहाँ लगाएंगे R21 अपॉन R21 का मोड। इसी प्रकार R12 कैप R12 अपॉन R12 कैप। तो ये जो कैप है उसके स्थित सदिश वेक्टर को प्रदर्शित करेंगे बल के को, ओके, यानी एफ के को। तो अब हम इस रूप में कैसे लिख सकते हैं? तो देखो F इज इक्वल टू होगा F21 इज इक्वल टू होगा यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वेयर F21 यानी R21 कैप। ये तुम्हारा फॉर्मूला निकल के आ गया सदिश के रूप में। समझ में आई ना? तो ज़्यादा खास इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ कभी कभी पूछ जाता है, तो मतलब वहाँ पे इस तरीके से आपको करके आना है। तो यहाँ तक जो है कंप्लीट हो गया है। इससे आगे वाली जो वीडियो होंगी बाकी का सिलेबस उनमें कराया जाएगा। मेरी द्वारा डाली गई सभी वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें और जो भी दिक्कत आए कमेंट्स करें। इससे आगे जो पढ़ाया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाया जाएगा। थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा, तब तक के लिए धन्यवाद।